हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई चैप्टर शुरू कर दिया था और सप्लाई चैप्टर में भी हमने काफी चर्चा कर ली थी। बेटा, हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए थे जो अफेक्ट करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई को। याद है कल हमने सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन देखी, उसके दो पार्ट करे, इंडिविजुअल सप्लाई क्या और मार्केट सप्लाई क्या। फिर सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस देखा और फिर डिटर्मिनेंट्स देखे जो अफेक्ट करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई को। बेटा, 6 हेडिंग की हमने चर्चा करी। एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो अफेक्ट करेगा सप्लाई को। अगर प्राइस बढ़ेगा, मैं सप्लाई बढ़ाना चाहूंगा, एंड वाइस वर्सा। एक प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एक प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक गवर्नमेंट पॉलिसी, ना मैंने टैक्सेशन और सब्सिडी दोनों की बात करी, एक गोल्स और ऑब्जेक्टिव। 6 हेडिंग की मैंने कल चर्चा करी आपके साथ। अब बेटा बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, सुन लो काम की बात। बेटा, मार्केट सप्लाई को वो तो डिटर्मिनेंट अफेक्ट करेंगे ही करेंगे जो इंडिविजुअल सप्लाई को करते हैं, यानी कि वो 6 फैक्टर तो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट सेम और ऐड होंगे आज। ठीक है, कितने ऐड होंगे? 3 और ऐड होंगे। और लगभग बेटा डिमांड में भी ऐसे ही थे, वहां भी लगभग 6 फैक्टर थे तो 3 और अगले दिन ऐड हुए थे। ठीक है, जिसने डिमांड पढ़ रखा है ना, उसके दिमाग में अगर धुंधली भी याद है तो उसे लगेगा यार बिल्कुल चैप्टर सिमिलर है, यार कोई फर्क ही नहीं है इसमें खास। बाबू देखते हैं जी, क्या है फैक्टर। बेटा, पहला नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, सब सामने देखेंगे, आराम से समझेंगे। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, क्या ये मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इधर देखना बेटा, अगर मैं कहूं नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं कहूं कोई इंडस्ट्री है, लेट्स सपोज की बात करते हैं ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। ठीक है, पहले इसमें 5 फर्म थी, 5 ही कंपनी के बेटा व्हीकल आ रहे थे। अब धीरे धीरे ना नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती चली जा रही है। नंबर ऑफ फर्म्स ना बेटा 15 हो गई। बेटा, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगी तो पक्की बात है बेटा, सप्लाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ज्यादा ही बेचेंगे वो। इतना 5 बेचते तो उतना ही बेचेंगे। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सप्लाई? एंड वाइसा वर्सा। बेटा, वाइसा वर्सा का क्या मतलब है? अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी तो बेटा पक्की बात है सप्लाई भी गिरनी ही शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? सिंपल है बात। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो बेटा अगर कोई भी फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, बेचने के लिए कर रही है, सप्लाई बढ़ाएगी वो। और बेटा अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होती चली जाएंगी, मान लो कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो लॉस मेकिंग होती चली जा रही है, कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा, जैसे कि कीपैड फोन, एक के बाद एक फर्म गायब होती जा रही है, एक के बाद एक फर्म कीपैड फोन कोई बनाना नहीं चाहता, फर्म्स गिरती चली जा रही हैं। आपको क्या लगता है अगर फर्म्स कम होती चली जा रही है, सप्लाई बढ़ रही है क्या कीपैड फोन की? कितने वो लोग खरीद रहे, तो सप्लाई भी कम होती चली जा रही है। फर्म्स बढ़ेंगी तो सप्लाई पक्का बढ़ेगी, और फर्म्स गिरेंगी तो सप्लाई पक्का गिरेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े बेटा, सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। बेटा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, इधर देखना मेरी तरफ। अगर मैं कहूं फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने की, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है तो बेटा करंट पीरियड में सप्लाई कम हो जाएगी। करंट पीरियड में आज ही सप्लाई कम हो जाएगी। अगर आपको उम्मीद है ना कल से दाम बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट का, तो बेटा आज ही सप्लाई बंद कर दोगे आप, क्योंकि आपको क्या लगेगा कल बढ़ जाएगा, कल ही बेचूंगा, आज क्यों बेचूं सस्ते दाम पे। यही करोगे ना? अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन मिल जाए तो बेटा करंट पीरियड में सप्लाई गिर जाती है। ये फ्यूचर की बात है और ये आज की बात है, फर्क समझो। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होगी तो करंट में सप्लाई पक्का कम होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर ये पता लग जाए कि कल से दाम गिरेगा, आप क्या करोगे? आप चाहोगे आज ही सारा बेच दो, सप्लाई सारी बढ़ा दोगे आज ही। सही चल रहा है फिर ये? बता। क्यों इतना करना है परेशान? कोई तो लिमिट है ना यार।
कभी तो मैं भी अक जाऊंगा इस चीज से। जब देख लो तब सर हिलाने शुरू कर दो, नहीं समझ आ गया भाई, ये जो तू कर रहा है ना, तेरे को क्या लगता है पहला बच्चा पढ़ा रहा मैं? 2000 कॉन्टेक्ट हैं स्टूडेंट लिखे हुए, बहुत अच्छे से आइडिया मुझे कौन कितना पढ़ रहा होता है। यहाँ आ जा, एक दिन खड़ा हो जा, फिर सब पता लगेगा कौन क्या कर रहा, कितने पानी में। चलो जी बाबू, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं आज करंट पीरियड में सप्लाई कम कर दूंगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो मैं आज ही सप्लाई बढ़ा दूंगा, सारा आज ही बेच के खाली करना चाहूंगा स्टॉक। क्लियर है बात? पक्का से? बेटा लास्ट फैक्टर जो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करेगा, इट इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बेटा जितने अच्छे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते चले जाएंगे उतनी सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। ये मानते हो आप? मैं एक आइडिया देता हूं आपको। देहरादून से दिल्ली एक टाइम पर काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, अभी एक हाईवे नया रेडी हो गया, ऑपरेशन में भी आ गया, गवर्नमेंट क्लेम करती है 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली। चलो 2.5 ना मानो आप, 3 मान लो। बेटा पहले देहरादून वाले सामान लेने देहरादून मतलब दिल्ली ना जाकर सहारनपुर आते थे, उन्हें लगता था 2 घंटे में सहारनपुर सामान लेंगे वापसी। ठीक है, ये करते थे। अब वो क्या करते हैं, वो सुनो सीधा दिल्ली देख ली, वो 2.5 घंटे में दिल्ली चले जाते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, हम ज्यादा बेच पाएंगे, दिल्ली वाले उनको ज्यादा बेच पाएंगे? बाबू, और अगर यही बात समझो कि जब तक प्रॉपर मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, इतने मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है जी, दूसरे लैंडलाइन फोन होते थे, रेयर लोगों के पास होते थे, मींस ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं थे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर नहीं थे, रोड्स हाईवेज का जाल नहीं बिछा हुआ था, तब बिजनेस ज्यादा अच्छा था या आज ज्यादा अच्छा? जब मींस ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो चुके हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, हाईवे का जाल बिछ चुका है, सर बिजनेस बहुत अच्छा हो चुका है। उस टाइम की सेल सोच लो और आज की सोच लो, कम से कम 100 गुने का अंतर आ चुका होगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड उस टाइम ज्यादा है या आज ज्यादा है? ऑब्वियसली आज ज्यादा है। बेटा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपैक्ट डालते हैं क्वांटिटी सप्लाइड पर। जितना ये अच्छा होगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड अच्छा होगा, मतलब उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। बेटा एक दिन आए और सहारनपुर और दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चली, मैं कहूं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो, आपको क्या लगता है बिजनेस कम होगा बढ़ेगा? हद से ज्यादा हो जाएगा, हद से ज्यादा। क्योंकि आज तो हमारे को ये बहाना लगता है ना कि ट्यूसडे जाते हैं जी दिल्ली, टाइम ही तब लगता है 4 घंटे ट्रेन में, 4.5 घंटे सड़ के जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, 4.5 घंटे सड़ के आते हैं। बुलेट ट्रेन की स्पीड पता है जो जापान में है? 540 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली यहां से 180 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 20 मिनट में दिल्ली होगा। किडिंग? 20 मिनट में दिल्ली, 20 मिनट शॉपिंग करी, 20 मिनट वापसी, 1 घंटे में सारा। अभी जो क्या है ना, अभी तो हंस सकते हैं, अभी क्या दिक्कत है, अभी तो हंस लो, क्या पता 20 साल बाद ऐसा हो। फिर क्या लगता है आपको बिजनेस कैसा होगा दिल्ली से? बहुत तगड़ा होगा। अगर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। जब तक खराब थे ना, मैंने दिखा दिया पुराने जमाने में, जब बेटा दिल्ली कोई लैंड रूट से जाने के बारे में सोचता नहीं था, जब सड़कों की हालत खराब थी ना, हम सपने में भी नहीं सोचते थे दिल्ली जाना है बाय लैंड रूट। हमें लगता था अच्छा भैया ट्रेन ही सूट करती है, रोडवेज नहीं जा सकते, 10 घंटे में भी दिल्ली पहुंच सकते। तब बेटा बिजनेस खराब ही थे। अगर आज अच्छी हो गई है ना रोड, तो बिजनेस भी काफी अच्छा हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? तीनों बातें समझ में आती है? बेटा आगे बढ़ा रहे हैं बात को। मैंने अभी तक क्या बोला, इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते थे टोटल 6 फैक्टर। उसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कल पढ़ा था, गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें टैक्सेशन और सब्सिडी पढ़ा था, और बेटा लास्ट पढ़ा था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बेटा अगर मैं मार्केट सप्लाई की बात करूं तो 6 फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं, 3 और ऐड होंगे, नंबर ऑफ फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, और तीसरा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। टोटल कितने होंगे? 9। ठीक है,
बेटा टॉपिक स्टार्ट होता है सप्लाई फंक्शन। बेटा ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, चाहे डिमांड पढ़ा तो डिमांड फंक्शन, प्रोडक्शन पढ़ा तो प्रोडक्शन फंक्शन, बेटा हर चैप्टर में आपने ये टॉपिक पढ़ा ही पढ़ा है। अब वो सॉरी मैंने प्रोडक्शन वर्ड बोला वही लिख दिया। बेटा हर चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा ही पढ़ा है। अब पढ़ रहे हैं सप्लाई फंक्शन। अब वो क्या होता है सप्लाई फंक्शन? जहां बेटा फंक्शनल रिलेशनशिप बताई जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड में और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट में। जहां भी हम फंक्शनल रिलेशनशिप बताने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाइड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर में फंक्शनल रिलेशनशिप समझाएंगे, वही सप्लाई फंक्शन। ठीक है जी। और ये फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ये बहुत सारे हैं जो मैंने अभी बताए, इसी वजह से बार बार रिपीट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था अगला टॉपिक है। अब वो इसमें भी दो तरीके के टॉपिक है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और मार्केट सप्लाई फंक्शन। समझदार को इशारा काफी। बेटा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बताओ किसको नहीं पता? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या है? बेटा जहां इंडिविजुअल सप्लाई और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताइए, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये समझो। अगर मैं कमोडिटी को समझ लूं एक्स, तो बेटा उस कमोडिटी का खुद का प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्या पढ़ा था हमने? टैक्सेशन पॉलिसी और गोल्स और ऑब्जेक्टिव। यही छह चीजें अफेक्ट करती है, कल पढ़ा था। बेटा मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या होगा? जहां फंक्शनल रिलेशनशिप बताई जाए मार्केट सप्लाई में और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर में, वही है बेटा मार्केट सप्लाई फंक्शन। बेटा कितने फैक्टर होंगे टोटल? श्रेया और गौरी कितने फैक्टर होंगे टोटल? यहाँ 9, 6 कट कॉपी पेस्ट। आज बेटा नंबर ऑफ फर्म्स भी ऐड कर दी मैंने। आज मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस भी ऐड कर दिया, मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर दिया। टोटल 9 फैक्टर पे। 1 मिनट लगाओ सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ना फटाफट से। अरे सामने ही देख लो, बस नोट छोड़ दो, सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ो, इतना तो क्लियरली दिख ही रहा होगा सबको। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ना, 2 लाइन सेम डेफिनेशन लिखी हुई। ठीक है जी, ऐसे ही तो एक्सप्रेस करते हैं इसको। बेटा सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स फंक्शनली रिलेटेड है प्राइस ऑफ एक्स से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स से, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। बेटा मार्केट सप्लाई फंक्शन डेफिनेशन पढ़ना। ठीक है बाबू, सप्लाई ये एम होगा बेटा, ये मार्केट सप्लाई की बात है। ठीक है जी। किस किस फैक्टर से? 6 फैक्टर तो सेम है, नंबर ऑफ फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, एक्सपेक्टेशन से ई, मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मींस का एम। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इतनी बात सिंपल। आगे बढ़े, चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वहां से नहीं, मैं बेटा वहां से नहीं पढ़ रहा, अब सिर्फ सामने देखो। बेटा अगला टॉपिक है सप्लाई शेड्यूल, इधर देखेंगे जी बिल्कुल। सप्लाई शेड्यूल सामने देखना बेटा, जब भी ये टर्म आती है टेबल मिलता है, सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देगा किसकी? कि वेरियस प्राइसेस पे वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। यही तो होगा बेटा सप्लाई शेड्यूल में, एक कॉलम होगा प्राइस का, एक होगा क्वांटिटी सप्लाइड का, कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। ठीक है जी बाबू, इसमें भी 2 टॉपिक होंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बेटा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या लिखोगे? अगेन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देगा किसकी? एक अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है बाय अ फर्म, बाय अ फर्म, इंडिविजुअल सप्लाई। कल पढ़ा था ना बेटा, एक सिंगल फर्म की कहानी है। और बेटा ये क्या बताएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल अगेन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एट वेरियस प्राइसेस क्वांटिटी सप्लाइड कितनी कितनी है बाय ऑल द फर्म्स।
मार्केट सप्लाई की बात चल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? अगर मैं आपको कहूं प्राइस है कुछ और क्वांटिटी सप्लाइड है कुछ, दो प्राइस बढ़ रहा है बेटा, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। कल पढ़ा बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड पक्का बढ़ रही होगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, ऐसा कुछ शेड्यूल दिखाई देगा आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में। बट अबाउट मार्केट सप्लाई शेड्यूल बेटा, कोई प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है कोई फर्म ए, क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है कोई फर्म बी। मैं मान लेता हूं बेटा पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में दो ही फर्म एग्जिस्ट करती हैं। सर देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, और सेम बात देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। दोनों की क्वांटिटी सप्लाई की प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सप्लाई मार्केट की कितनी है, मतलब मार्केट सप्लाई कितनी है, तो बेटा दोनों की सप्लाई को जोड़ दो तभी तो मार्केट सप्लाई बनेगी। याद आ रही है कुछ डिमांड? वहां भी मार्केट डिमांड ऐसे ही निकालते थे। अगर मैंने पूरे इंडिया में दो ही फॉर्म एज्यूम करी, मार्केट डिमांड निकालनी है तो दोनों फॉर्म की डिमांड को जोड़ दो, सॉरी दोनों कंज्यूमर की डिमांड को जोड़ दो, वहां पे बोलो तो। और अगर यहाँ पे मार्केट सप्लाई निकालनी है तो दोनों फर्म की बेटा सप्लाई को जोड़ दो, तभी निकल सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़े फटाफट से बेटा। टॉपिक है सप्लाई शेड्यूल, फटाफट से पढ़ना। टेबुलर स्टेटमेंट है शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। लाइक डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल इज आल्सो ऑफ टू टाइप। ठीक है जी, पता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ना। Individual supply schedule refers to the tabular statement showing various quantity of a commodity that a producer is willing to sell at various level of price. That a producer, single producer. बेटा यही तो लिखा है at various prices quantity supplied by a producer। क्या है? यही तो शेड्यूल है बेटा, सप्लाई शेड्यूल। बेटा मार्केट शेड्यूल क्या है? बेटा सब कुछ सेम है, ऑल द प्रोड्यूसर्स, दुनिया के सारे प्रोड्यूसर। ठीक है जी, ये देखना चाहिए कैसे निकलेगा। प्राइस दिया हुआ है किसी कमोडिटी एक्स का, सप्लाई बाय फर्म ए, सप्लाई बाय फर्म बी। ये ए थोड़ा सा नीचे लिखना है एस के। ठीक है जी बाबू, दोनों फर्म की सप्लाई गिवन है। अगर आप दोनों के साथ देखो तो दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर मार्केट सप्लाई निकालनी है तो कैसे निकल सकती है? दोनों की सप्लाई जोड़ दो, आ जाएगी मार्केट सप्लाई, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? अगला टॉपिक है, अगेन तीन टॉपिक है बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे। सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन। सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अबे बेटा सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व एक लाइन की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व इज द, कर्व वर्ड है, बहुत शुरू में बता दिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज सप्लाई कर्व। कोई मुझसे पूछे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। कोई मुझसे पूछे मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज मार्केट सप्लाई कर्व। और आपको भी पता है बेटा कर्व कैसे बनना होगा। जब दो चीजों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है बेटा? दोनों बढ़ रही हैं, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रही है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है बेटा। लेफ्ट टू राइट ये कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा। लेफ्ट से जब तक आप राइट की तरफ जाओगे ये पॉजिटिवली स्लोप करेगा। और दो चीजों के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है? लेफ्ट से राइट आते आते वो नेगेटिवली स्लोप करता है। इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं, इसे अपवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं। ठीक है जी, वैसे हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्लोप, पॉजिटिवली स्लोप। ठीक है जी, पक्की बात? आओ जी पढ़कर खत्म करो इसको भी। सप्लाई कर्व क्या है? एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ये भी दो तरीके का है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये बेटा डायग्राम है, दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिवली स्लोप है। मार्केट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी?
ठीक है जी, आज का लास्ट टॉपिक वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, मुझे पता था, देखो नंबर दिखने में हो सकता है आपके दिमाग में कोई नंबर हो, 4 पेज मिल गया, 4 पेज के नोट्स, कुछ नहीं। नंबर थोड़ी अहमियत करता है कितने नोट्स मिले, बात तो ये टॉपिक कितना मुश्किल या आसान है। आज का टॉपिक तो बहुत ज्यादा थका हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। बेटा लॉ ऑफ सप्लाई मेरी तरफ देखेंगे सर, सेम बातें जो लॉ ऑफ डिमांड में पड़ी थी फटाफट से वाइंड अप करेंगे। बेटा लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सारी बातों को कांस्टेंट मान लो तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स डिमांड। अभी भी वही बात है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट price of a commodity is directly related with its quantity supplied। बेटा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये कुछ और नहीं बोलता, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट को लैटिन लैंग्वेज में सेक्टर्स पैरिवस भी बोलते हैं। तब भी लिखा था, आज भी लिखा होगा नोट्स में, पक्की बात है, ये लिखा था सेक्टर्स पैरिवस। Law of supply state that the direct relationship between price and quantity supplied keeping other factor as constant। बेटा लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन है तो है। प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, इसने कहा बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। देखो हमने सप्लाई को अफेक्ट करने वाले 6 फैक्टर बढ़े, एक प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बेटा कहता है इन सबको कांस्टेंट मान लो, सप्लाई की सॉरी प्राइस की सप्लाई के साथ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी, बेटा इनको कांस्टेंट क्यों मान लो? अगर आप इनको कांस्टेंट नहीं मानोगे तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा। मैं आपके सामने फेल करके दिखा देता हूं लॉ ऑफ सप्लाई, ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये बात मैंने वैसे नोट्स में लिखी हुई है, देखो लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ लिया। अजम्पशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की? उसने कहा ना अदर फैक्टर कांस्टेंट मान्य है, ये पढ़ना। कहता है व्हाइल स्टेटिंग लॉ ऑफ सप्लाई द फ्रेज कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट और आर यूज्ड, दिस फ्रेज इज यूज्ड टू कवर द फॉलोइंग अजम्पशन ऑन व्हिच लॉ इज बेस्ड। बेटा ये कहता है इन सबको कांस्टेंट मानना है, प्राइस ऑफ अदर गुड कांस्टेंट मान लो, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेंगे, टैक्सेशन पॉलिसी नहीं बदलेगी, गोल सेम रहेंगे, सब कुछ सेम मान लिया ना, इनको नहीं हिलाना। अच्छा अगर इनको हिलाकर देखे तो सर लॉ ऑफ सप्लाई फेल है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। मान लो 50 का प्राइस है, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड है। अगर प्राइस 80 हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं एक आइडिया देता हूं। मान लो बेटा पहले प्राइस 50 है और क्वांटिटी सप्लाइड 100 है, मैं प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, मान लो बेटा जब मैं 50 का प्राइस पर बेचता हूं तो 100 क्वांटिटी बेचता हूं, लेकिन इसमें मेरा फैक्टर की कॉस्ट है 45। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब समझते हैं, रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ता है। मेरा खर्चा ही 45 रुपए, 5 रुपए मैं कमाता हूं। 50 पे मैं अगर 50 के प्राइस पे बिकती है तो मैं 100 क्वांटिटी बेच देता हूं। ठीक है, मैं आज कहूं कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ना पूरे 50 हो गई, पूरे 50 हो गई। बेटा अगर ये 50 होगी, मैं क्वांटिटी सप्लाई करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा? 50 के दाम पर अब नहीं करना चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं बेचना चाहूंगा ना। बेटा लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता था अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, यही कहता था। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी। यहां तो प्राइस हिला भी नहीं, 50 का 50 रहा, और मैं क्वांटिटी सप्लाई करना ही चाह रहा, जीरो करना चाह रहा हूं। मैंने क्या करा बेटा, सप्लाई बिल्कुल जीरो कर दी, प्राइस नहीं हिला। तो इसी वजह से कहा गया था आप इन सब को कांस्टेंट मान लो, क्योंकि अगर इसमें चेंज होगा तो बेटा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। इन सब फैक्टर को कांस्टेंट मानोगे तभी लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर सकता है।
ठीक है जी, मैंने सिर्फ एक फैक्टर बदल के दिखाया और लॉ ऑफ सप्लाई फेल। इनमें से कोई बदल लो, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात बेटा? दोबारा से शेड्यूल और कर्व बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई, यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जब लॉ ऑफ डिमांड होता था। यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे। चारों पॉइंट आराम से पढ़ लेना। पहला पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, गिरेगा तो गिरेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ क्वालिटेटिव बात करता है, सिर्फ डायरेक्शनल चेंज बताता है, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। देखो आपको यही तो बताया गया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। किसी ने ये बताया आपको कि अगर प्राइस 10% बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंट बढ़ जाएगी? ये किसी ने नहीं बताया। मुझे सिर्फ डायरेक्शनल चेंज पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं पता। लॉ ने कहा प्राइस बढ़ा दो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। ये तो क्या है, ये तो क्वालिटेटिव बात है, प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी क्वांटिटी सप्लाई। किसी ने ये बताया, क्वांटिटेटिव बात नहीं करी कि अगर 10% से प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने से बढ़ जाएगी। ये नहीं बताता लॉ ऑफ सप्लाई। पहली बात पॉजिटिव बात करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की। दूसरी बात क्वालिटेटिव बात करता है, डायरेक्शनल चेंज बताता है, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। दो बातें क्लियर बेटा? तीसरी बात कहता है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी नहीं है ये बताता। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस 10% से बढ़े तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% बढ़ेगी, ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं है कि प्राइस 20% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड 20% से बढ़ेगी। ऐसी कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की वो बात नहीं करता। कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं। ऐसा हो सकता है कि प्राइस 100% से बढ़े और क्वांटिटी सप्लाइड 10% बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 1% बढ़े और क्वांटिटी सप्लाइड 100% से बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आएगा? तीनों बातें समझ में आई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? पहली बात पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। दूसरी बात ये क्वालिटेटिव बात करता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। ये बताता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, ये नहीं बताता कितने बढ़ने पे कितना बढ़ेगी। तीसरी बात प्रोपोर्शनल भी नहीं है, 10% प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई 10% बढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। एंड लास्ट वन बेटा, ये एक तरफा बात करता है, लॉ सिर्फ वन साइडेड है। देखो मैं बताता हूं, बच्चे ना खुद से ही असम्पशन लगाने लगते हैं और पेपर में गलत स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या लिखा गया थोड़ा सा ये समझो। ये कहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस में। ये नहीं है लॉ ऑफ सप्लाई, बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई इधर देख, ये नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। ठीक है, एक तरफा प्यार करता है लॉ ऑफ सप्लाई, वन साइडेड ओनली। बाबू ये कहता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में नहीं। और आपको एक बात बताऊं, आप रियल लाइफ में थोड़ी सी इस बात को सोचो। बाबू एक चीज का ना प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? तुरंत बेच, तुरंत बेच। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा वो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना चाहेगा। उल्टा सोचें, एक चीज मार्केट में सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बिकी जा रही है, बिकी जा रही है, मार्केट में हर दुकान में बढ़ी है। सर प्रैक्टिकली उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, अब गिरेगा। मैं कहूं एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया गारमेंट्स में, ठीक है, पहले एक ही दुकान पे था, अब हर दुकान पे सप्लाई सप्लाई उसकी। सर आपको क्या लगता है प्राइस बढ़ेगा उसका? 500 रुपए में बेच देगा, अगर 1000 की खरीदी होगी तो अब मजबूरी होगी देखना। सर वन साइडेड है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। ये नहीं कहता क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, एक्चुअल रियलिटी है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस पक्का गिर जाता है। समझ में आई है बेटा बात? 4 बातें डन। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।